हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का पाठ 5 है काव्यखंड से भारत दुर्दशा, जिनके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ये लिखे हैं भारत दुर्दशा काव्यखंड से पाठ 5 है। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है कुछ, तो आप लोग को भी ये भी देखना है क्योंकि बहुत ही बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 9 सितंबर 1850 ईस्वी को। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 6 जनवरी 1885 ईस्वी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है आप लोगों के पास, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के माता तथा पिता का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे माता का नाम है पार्वती देवी और पिता का नाम है गोपाल चंद्र, जो कि कवि थे। और इनका कवि जब थे तो वो अपना नाम चेंज करके गिरधर दास कर लिए थे। ओके, तो ये आपको बात ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की शिक्षा के विषय में बताएं कि उनकी शिक्षा कैसी थी? तो उत्तर हो जाएगा मुख्यतः घर पर स्वाध्याय द्वारा बहुपठित बहुश्रुत विविध विषयों का ज्ञान था। कहने का अभिप्राय वो सेल्फ स्टडी करके ही अपने शिक्षा को, अपने पढ़ाई को इम्प्रूव किए थे। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कौन कौन से भाषाओं का ज्ञान था? तो उत्तर हो जाएगा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी आदि अनेक भाषाओं में गति थी, यानी कि ज्ञान था। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आता है आप लोगों के समक्ष, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं कौन कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह में है। पहले हम लोग जान लेते हैं काव्य में उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो आपका आ जाएगा प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, जातीय संगीत, विजय वल्लरी आदि है। ओके, अब नाटक में देख लेते हैं कि नाटक में कौन कौन से हैं। तो नाटक में आपका हो जाएगा विद्या सुंदर, रत्नावली, नील देवी, भारत दुर्दशा, जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, अंधेर नगरी, सत्य, हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली आदि है। ओके, अब देखिए यहाँ पे गद्य की बात करें तो गद्य में इन्होंने लिखे हैं वैष्णव सर्वस्व, एक कहानी, कुछ आप बीती। यहाँ पे आप बीती कहने का अभिप्राय है जो आपकी लाइफ में, यानी कि जो उनके लाइफ में कुछ जो घटना हुई है उन सभी के बारे में वो बताए हैं लिख के गद्य के रूप में। ओके, फिर आगे है कुछ जगत बीती, कुछ आसपास की बीती हुई जगत में बातें, उन सभी के बारे में वो गद्य लिख चुके हैं। फिर है स्वर्ग में विचार सभा, जातीय संगीत आदि।
अब देखिए इनका संपूर्ण रचनाएं हैं जो कौन कौन से हैं। भारतेंदु ग्रंथावली जो कि 3 खंड में विभाजित है, और भारतेंदु समग्र। ठीक है, अब देखिए 8 आता है आप लोगों के पास। भारतेंदु ग्रंथावली से ली गई यह कविता भारत दुर्दशा नाटक के आरंभ में रंग प्रस्तावना की तरह शामिल है। ध्यान देंगे आप लोग, जो भारतेंदु ग्रंथावली है से ली गई यह कविता है भारत दुर्दशा। ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आता है। यह किसका कथन था कि कहेंगे सभी नैन नीर भरी भरी पाछे प्यारे हरिचंद की कहानी रह जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल सा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये इन्हीं का कथन था कि यह किसका कथन था कि कहेंगे सभी नैन नीर भरी भरी पाछे प्यारे हरिचंद की कहानी रह जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आता है जो कि परीक्षा उपयोगी लास्ट है। ये सभी हम लोग देख लेते हैं। कविता भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पाठ 5 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने लिखे हैं भारत दुर्दशा का काव्य खंड। अभ्यास प्रश्न पे आए हैं कविता के साथ। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि कवि सभी भारतीयों को किस लिए आमंत्रित करता है और क्यों? तो इसका सिंपल सा उत्तर है, सभी का उत्तर हो जाएगा कवि सभी भारतीयों को इसलिए आमंत्रित करता है क्योंकि भारत पौराणिक काल से ही सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है, जहाँ शाक्य, हरिश्चंद्र, नहुस यहाँ पे है, ययाति, राम, युधिष्ठिर, वासुदेव और शर्याति जैसे युग पुरुष मनीषी पैदा हुए थे। उसी भारत के निवासी अज्ञानता और अंतर्कलह का शिकार होकर पतन की ओर समा गए हैं। आगे देखते हैं। भारत की ऐसी दशा से कवि का हृदय हाहाकार मचा रहा है। गुलामी की उत्कट वेदना में भारतवासियों पर व्यंग्यवाण चलाते हुए कहता है कि आओ सभी साथ मिलकर भारत की दुर्दशा पर रोते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है। कवि के अनुसार भारत कई क्षेत्रों में आगे था पर आज पिछड़ चुका है। पिछड़ने के किन कारणों का कविता में संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ साहित्यकार। भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारत जो अनेक क्षेत्रों का अधिपति था अब पिछड़ गया है। कवि ने अपनी भाषा और साहित्य के द्वारा पौराणिक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गहरा आत्मबोध कराया है। मूढ़ता, अंतर्कलह और वैमनस्य, आलस्य और कुमति ने भारतीयों को पतन के गति में ढकेल दिया है। कवि ने इस दुर्दशा से मुक्ति के लिए समाज में गहरे आत्ममंथन और बदलाव की आधारशिला रखकर पराधीनता के खिलाफ शंखनाद करने की उद्देश्य चेतना के लिए प्रेरित किया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। अब जह देख तू तह दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सप्रसंग व्याख्या करना है तो देखिए इस तरह से सप्रसंग व्याख्या किया जाता है। इन उपरोक्त पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या निम्न है।
प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक हिंदी साहित्य के सृजनकर्ता, युग प्रवर्तक, महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित भारत दुर्दशा से उद्धृत है। बहुमुखी प्रतिभा के कालजयी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि एवं सहज बोध के द्वारा देश के निवासियों में राष्ट्रीयता का भाव जगाया है। आगे देखते हैं। कवि के अनुसार जगत गुरु भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़कर मूढ़ता, कलह और अज्ञानता की काली रजनी के गोद में समा गया है। अपनी ऐतिहासिक गरिमा को विस्मृत कर भारतीय सामाजिक कुप्रथाओं और कुरीतियों के अंधकूप में डूबकर राष्ट्रीयता और देशोन्नति के आत्मगौरव से विमुख हो गए हैं। भारतीय समाज को चारों ओर से काले बादल ने घेर लिया है। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक आत्मबोध को आत्मसात नहीं करने के कारण भारतवासी चारों ओर से दुखों के दलदल में फंस गए हैं। भारत की इस अंतर्व्यथा के लिए जिम्मेवार भारतीयों से इसकी दुर्दशा पर रोने के लिए कवि कहता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आता है। भारतीय स्वयं अपनी इस दुर्दशा के कारण है। कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, युगांतकारी व्यक्तित्व लेकर साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की दुर्दशा के लिए भारतीयों को ही जिम्मेदार माना है। भारतीय अपने ऐतिहासिक यथार्थ को विस्मृत कर अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, दरिद्रता, कुरीति, कलह और वैमनस्य के गर्त में समा गए हैं। अपने स्वर्णिम अतीत का आत्मगौरव विस्मृत कर पराधीनता के बेड़ियों में जकड़ गए हैं, जिसके कारण भारतीय अतीत गंभीर दशा से व्यथित है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आता है आप लोगों के सामने। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। इन पंक्तियों का क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित भारत दुर्दशा शीर्षक कविता से उद्धृत है। धर्म, संप्रदाय, भाषा, जाति की संवाद रहित विविधताओं में डूबा तथा सामाजिक कुप्रथाओं और कुरीतियों में जकड़ा हुआ अशिक्षित भारतीय समाज ऐतिहासिक आत्मबोध को विस्मृत कर आपसी अंतर्कलह का शिकार हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग। कवि ने अपने अंतर्दृष्टि और सहज बोधात्मक दृष्टि से भारतीयों को आपसी अंतर्द्वंद और अंतर्कलह को परख लिया है। कवि ने अहिंसा परमो धर्म की गोद में बैठे जैन धर्मावलंबियों पर तीखा शब्दवान चलाया है। ओके, आगे देखते हैं। भारतेंदु ने क्रांतिकारी शाब्दिक हथौड़े से जैन और वैदिक धर्मावलंबियों के आपसी अंतर्कलह ने भारत को पराधीन बनाने के लिए यवनों की सेना को भारत पर कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त किया। आगे चलते हैं। अंतर्कलह में जकड़ा हुआ अशिक्षित भारतीय समाज भला स्वाधीनता के लिए कैसे संघर्ष कर सकता है? अंतर्कलह का शिकार भारतीय गुलामी के दंश को झेलने के लिए अभिशप्त है, जो इनके दुर्दशा का केंद्र बिंदु है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आता है आप लोगों के सामने। सबके ऊपर टिक्कस की आफत से कवि ने क्या कहना चाहा है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, प्रस्तुत पंक्ति राष्ट्रीय चेतना के पुरोधा
धरती और नभ के धूमकेतु कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित भारत दुर्दशा से उद्धृत है। कवि ने गुलाम भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था का अतीत के चित्रों का अंकित किया है। अंग्रेजों के शासन में भारत का धन विदेश चला जाता है। यह कवि के लिए असहनीय और कष्टकारी है। महंगाई रूपी रोग के समान निगलने को तैयार खड़ा है, जो गरीब और बेसहारा लोगों पर हथौड़ा सा प्रहार कर रहा है। गुलामी के दंश से आहत भारतीय दरिद्रता और दयनीयता के शिकार हैं। ऊपर से उन पर टिक्स का आफत, आर्थिक कर का बोझ ने उसके मस्तक को दीनता के भार से दबा दिया है। भारतीय कष्ट और दुखों से दब गए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आता है आप लोगों के सामने। अंग्रेजी शासन सारी सुविधाओं से युक्त है, फिर भी यह कष्टकर है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी शासन सारी सुविधाओं से युक्त है, फिर भी यह कष्टकर है क्योंकि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र अंग्रेजों के दमन और लूट खसोट की नीति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में सुख और साज तो बढ़ गए हैं, परंतु भारत का धन विदेश चला जाता है। यह उनके लिए ही नहीं, सारे भारतवासियों को कष्ट प्रदान करने वाला कृत्य है, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से कि कार्य है। आगे देखिए, कवि ने भारतवासियों के अंतःमन में झंझावत पैदा करने के लिए क्रांतिकारी हथौड़े से काम नहीं लिया। उन्होंने मृदु, संशोधक, निपुण वैद्य की भांति रोगी की नाजुक स्थिति की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त कर उसकी रुचि के अनुसार पथ्य की व्यवस्था की, जिसका वर्णन मूर्तिमान प्राणधारा का उच्छल वेग के समान भारत दुर्दशा में वर्णित है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कविता का सरलार्थ अपने शब्दों में लिखें। यानी कि जो कविता है भारत दुर्दशा, जिनके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो जो ये कविता है तो इसका सरलार्थ लिखना है आपको, इसका अर्थ लिखना है। जितने शॉर्ट में हो सके, जितना अच्छा हो सके आप लोग लिख सकते हैं। देखिए हम इस तरह से लिखे हैं कि भारत दुर्दशा कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुचर्चित कविताओं में से एक है। इस कविता में राष्ट्रीयता और देश की उन्नति के लिए अंतर्व्यथा दिखाई पड़ती है। यह कविता गौरवपूर्ण, स्वर्णिम अतीत और वर्तमान की अंतर्कलह व अव्यवस्थाओं दोनों का एक साथ अनुभूति करती है। ऐश्वर्यशील अतीत वाले इस देश की आज की स्थिति अत्यंत असहनीय हो गई है। अत्यंत 2 बार लिखा चुका है, एक नहीं होगा। ओके, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। जिस भारत को ईश्वर ने ज्ञान, संपदा, सभ्यता और ऐश्वर्य का प्रथम हकदार माना था, वही देश आज विश्व में सबसे पिछड़ा दिखाई दे रहा है। ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है, आप लोग भी जानते हैं। रत्नगर्भा जिस धरती से कभी शाक्य, हरिश्चंद्र, नहुस, ययाति, राम, युधिष्ठिर, वासुदेव, शर्याति, भीम, कर्ण और अर्जुन के सरीखे गुणी और ज्ञानी पैदा हुए थे, आज उसी धरती पर अज्ञानता का अंधकार पसरा हुआ है। कवि देश में अशिक्षा पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अपने ज्ञान विज्ञान की ताकत से देश को ऐश्वर्यशाली बनाने वाले भारतवंशी आज अभावों में जीने के लिए अभिशप्त हैं। और आगे देखते हैं हम लोग, हर जगह केवल दुख और कलह ही दिखाई दे रही है।
वैदिक जन का बौद्ध और जैन के साथ शास्त्रार्थ को भी व्यर्थ बताते हुए कवि कहते हैं, ऐसा करके अकारण ही उनके मन में अपने वैदिक ज्ञान का भय कर लिया गया। इसी आपसी फूट के कारण ही हम यवन के सैनिकों में हारे। यवनों ने बुद्धि, संपदा, शक्ति सब कुछ नष्ट कर दिया, जिसके कारण अब चारों होगा यहाँ पे, ओके, जिसके कारण अब चारों ओर केवल आलस्य, कुमति और कलह का वातावरण है। ऐसी स्थिति में भारत के लोग दीनहीन की तरह अपने पछतावे पर बिलख रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अंतिम पद के पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था में देश में सुख सुविधाओं का विस्तार तो हुआ है, लेकिन देश का धन विदेश भेजा जा रहा है। यानी कि भारत का जो धन है, अपना देश का जो धन है, वो विदेश भेजा जा रहा है। इससे जहाँ एक ओर आलस्य और महंगाई बढ़ी है, वहीं अंग्रेज नाना प्रकार से देश में टैक्स लगाकर अनुचित तरीकों से आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। यहाँ पे नाना कहने का अभिप्राय है बहुत तरह के, अनेक प्रकार के, ओके। अतः सभी को पुनः एक बार देश की स्थिति को सुधारने के लिए विचार करना होगा। गुलाम भारत में स्वतंत्रता की आग को जगाने के लिए यह कविता का उद्देश्य है। ओके, अब देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित उद्धरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। कुछ उद्धरण है यहाँ पे, तो इसका व्याख्या करना है। यहाँ पे रोबहू सब मिली कै आवहू, भारत भाई हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता और हिंदी साहित्य के प्रतीक कवि हरिश्चंद्र द्वारा विरचित बहुचर्चित और सुविख्यात कविता भारत दुर्दशा से उद्धृत है। इस कविता में कवि की राष्ट्रीयता, देशोन्नति व जातीय उत्थान के लिए अंतर व्यवस्था, ऐतिहासिक यथार्थ के विडंबनापूर्ण बोध के भीतर से जन्म लेती दिखाई पड़ती है। आगे चलते हैं हम लोग। कवि के अनुसार भारतीय अपनी स्वर्णिम अतीत का आत्मगौरव को विस्तृत कर दिया है। अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, कुरीति, कलह और वैमनस्य में डूबे भारतीयों पर उन्होंने तीखा व्यंग किया है। उनकी आलस्य से भारत पतन की ओर चला गया है। भारत की इस दशा को देखकर कवि के हृदय में हाहाकार मचा हुआ है। भारत में इस दुर्दशा से आहत कवि सभी भारतीयों को जिम्मेवार मानते हुए, यहाँ पर फिर से फ्रेंड्स 2 बार लिखा चुका है, आप लोग 1 बार ही लिखिएगा, ओके, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। जिम्मेवार मानते हुए एक साथ मिलकर रोने के लिए आमंत्रित करता है। कवि ने भारतीयों को अतीत और वर्तमान, स्वाधीनता और पराधीनता के वैमनस्य की एक अनुभूति को जगाने का सार्थक प्रयास किया है। ओके, अब देखिए हम लोग ख पे चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं ख है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता और हिंदी साहित्य के प्रतीक कवि हरिश्चंद्र द्वारा विरचित बहुचर्चित और सुविख्यात कविता भारत दुर्दशा से उद्धृत है। इस कविता में भारतीय ऐतिहासिक मूल्यों के लिए संकल्प कर भारतवासियों को यथार्थ बोध, परिवर्तन कामना के साथ ही उद्देश्य चेतना जगाकर नवजीवन के संचार का प्रयास किया है। आगे चलते हैं हम लोग। कवि
भारतेंदु का हृदय अंग्रेजों के दमन और लूट खसोट की नीति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में सुख और साझ तो बढ़ गए हैं, परंतु भारत का धन विदेश चला जाता है। यह उनके लिए नहीं, सारे भारतवासियों को कष्ट प्रदान करने वाला कृत्य है। कवि ने भारतवासियों के अंतःमन में झंझावत पैदा करने के लिए क्रांतिकारी हथौड़े से काम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने मृदु संशोधक निपुण वैद्य की भांति जानकारी रोगी की नाजुक स्थिति का ठीक ठीक प्राप्त कर उसकी रुचि के अनुसार पथ्य की व्यवस्था करना हो। भारत दुर्दशा में वर्णित इन पंक्तियों से परिलक्षित होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि लगता है हमें कि लास्ट क्वेश्चन है। स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इस कविता की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो उत्तर देखना है यहाँ पे उत्तर देखना है आप लोगों को। हिंदी साहित्य में समय समय पर अलग अलग सभी कवियों के द्वारा देश प्रेम अथवा देशभक्ति की अनेक कविताएं लिखी जाती रही है, लेकिन भारतेंदु के समय में हुए सैनिक विद्रोह से परेशान अंग्रेजी हुकूमत विद्रोह को दबाने के लिए आक्रामक दमनकारी नीति का सहारा लिया। आगे चलते हैं हम लोग। सरकार के आक्रामक रुख के कारण विद्रोहियों के खुलकर समर्थन करना किसी साहित्यकार के लिए आसान नहीं था, पर सरकार के डर से भयभीत होकर चुप रहना भी साहित्यकारों के लिए असहज था, यानी कि असहनीय था। अतः उनके समय के अन्य साहित्यकारों एवं साथ साथ कवियों की तरह भारतेंदु ने भी प्रतीकों में विद्रोहियों का समर्थन किया। अपनी इस कविता में देश में हुए सुख सुविधाओं के विस्तार का, जहां उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था की स्तुति की, वहीं देशी संसाधनों के दोहन और धन को विदेश भेजे जाने पर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सरकार से सीधी लड़ाई लेने के बजाय कवि ने सरकारी टैक्स को आफत बताकर हुकूमत की आलोचना करने से बाज भी नहीं आए। आज़ादी की लड़ाई में प्रयोग होने वाले अस्त्र की तरह कवि ने कविता का उपयोग किया है। कवि को पूरा विश्वास है कि एक दिन अवश्य भारत स्वतंत्र होकर अपने खोए हुए गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करेगा। इस तरह स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कविता सार्थक सिद्ध होता हुआ प्रतीत होता है। और इसी तरह इस क्वेश्चन आंसर भी की समाप्ति होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट भी बन चुका है, काव्य खंड का भी और गद्य खंड का भी आप लोग चेक कर सकते हैं। या लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय।